पागलपन प्यार की चैप्टर 41 अमित's बर्थडे। ग्रापी के लौटने के बाद रितिका के सीखने का शेड्यूल पहले से भी ज़्यादा टाइट थे। वो कुछ टाइम पहले शुरू किए गए बेस्ट एंट्री लेवल की तुलना में अब एक प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लेवल पर सीख रही थी। रात के खाने के बाद वह एस से फ्रॉम पूल ऑफ ड्रीम्स नाम से एक बुक पढ़ रही थी। इस बुक में 17 मैन कैटेगरी थी, जिनमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, चेस और म्यूजिक, बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट और बहुत कुछ शामिल हैं। यह उसकी फेवरेट बुक्स में से एक थी। उसका फ़ोन बजने लगा। रितिका ने एक नज़र डाली और देखा कि यह अमित का कॉल था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हेलो, सेकंड यंग मास्टर रायचंद, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? लाइन के दूसरे छोर पर पूरी तरह था। रितिका का दिल डूब गया। अगर कुछ हो गया तो वह चिंतित थी। सेकंड यंग मास्टर रायचंद, प्लीज कुछ कहें। रितिका, आज, अमित हकलाया। रितिका ने उसकी आवाज़ सुनकर राहत की सांस ली। ये किस बारे में है? अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो कहो। एक छोटी लड़की की तरह हकलाना मत, उसने गुस्से से कहा। अमित शुरू में ये कॉल करने में झिझक रहा था। जब उसने रितिका को उसका नाम पुकारते सुना तो उसके अंदर अचानक साहस आ गया। कौन एक छोटी लड़की की तरह बिहेव कर रहा है? मैं एक असली आदमी हूँ, एक सच्चा आदमी। रितिका की आवाज़ में हंसी सुनाई दे रही थी क्योंकि उसने मर्दाना एक्टिंग करने की कोशिश की थी। आप एक असली आदमी होने के लिए बहुत छोटे हैं। कोई भी असली आदमी जो आप जितना छोटा है, वो खुद को असली आदमी नहीं कहना चाहेगा। अमित उसके द्वारा मजाक किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अनजाने में अपनी छाती को नीचे पेट की ओर देखा जिसमें कोई एब्स नहीं थी। हालांकि मेरे पास 6 पैक एब्स नहीं है, मेरे पैरों के बीच में कुछ है जो आपके पास नहीं है। यही मुझे एक असली आदमी बनाता है। रितिका फोन पर गुस्से से चिल्लाई, अमित, कमीने, गैंगस्टर बनने की कोशिश करना बंद करो। उसके चिल्लाने से अमित चौंक गया। फोन से एक आवाज़ आई, उसने उसका फ़ोन काट दिया था। उसने अचानक महसूस किया कि उसके पास उसे फ़ोन करने का कारण बताने का मौका नहीं मिला था और उसने तुरंत उसे फिर से नंबर डायल किया। कुछ रिंगों के बाद लाइन फिर से कट गई। उन्होंने हार नहीं मानी। काफ़ी देर तक फ़ोन करने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर भी कोशिश जारी रखी। लगातार 5 कोशिशों के बाद आखिरकार उनकी कॉल रिसीव हो गई। रितिका ने गुस्से में उससे कहा, अमित, बेहतर होगा कि तुम मुझे किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए बुलाओ। क्या कर रही हो? अमित ने हकलाते हुए पूछा। रितिका उसके सवाल पर फिर से गुस्सा हो गई। अमित, क्या तुमको लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा फ्री है? तुम पूरे दिन केवल मस्ती करने की परवाह करने के बजाय स्टडी में अधिक टाइम क्यों नहीं लगाते? जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए खड़ा होगा। या जब तुम्हारे पास पॉकेट मनी खत्म हो जाती है तो तुमको बस इतना करना है कि तुम उनसे और पैसे मांगें। मैं तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। जाहिर है, अमित उसके चिल्लाने से अपने कॉल के इरादे से फिर से विचलित हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था, आज मेरा बर्थडे है। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी के लिए 9 हेवन में एक वीआईपी रूम बुक किया है। चूंकि तुम फ्री नहीं हो, तो इसके बारे में भूल जाओ। अमित ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। वो रितिका की बातों से गुस्सा हो गया था। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने फ़ोन को फर्श पर पटक दिया और वॉशरूम की दीवार पर जोर से एक घूंसा मारा। उसने सोचा कि वह रितिका को बुलाने के लिए पागल होगा। उसकी नज़र में वह एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वह केवल मस्ती करने की परवाह करता था और कुछ भी सीरियसली से नहीं करता था। अमित, तुम लगभग आधे घंटे से वॉशरूम के अंदर हो। क्या ठीक हो तुम? हर कोई बर्थडे बॉय का वेट कर रहा है। जैसे ही तन्मय ने वॉशरूम का गेट खोला, उसने देखा कि सेकंड यंग मास्टर रायचंद दीवार के खिलाफ झुके हुए हैं। वह सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। ओह, कुछ भी नहीं, अब मैं अभी आऊँगा। अमित अपना फ़ोन लेने के लिए नीचे झुक गया। उसने ये देखने के लिए एक बटन दबाया कि क्या यह अभी भी काम कर रहा है। थैंक गॉड, फ़ोन को इतनी मजबूती से बनाया गया था कि वह इतनी जोर से गिरने का सामना कर सके।
अन्यथा उसे एक नया फ़ोन खरीदना होगा। तन्मय ने उसके फ़ोन को घूरते हुए देखा और अपनी आंखें झपकाईं। क्या उसने फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने फ़ोन को फिर से फर्श पर फेंक दिया? इस टाइम वो किससे नाराज़ था? तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ? अमित ने संभलकर फ़ोन को अपनी जेब में रख लिया। कुछ नहीं, मैंने इसे गलती से नीचे गिरा दिया। तन्मय ने उस पर यकीन नहीं किया। उस दिन एयरपोर्ट पर किसी से मिलने के बाद से अमित एक अलग इंसान में बदल गया था। वह शायद ही कभी अपने वेस्टरेल दोस्तों के ग्रुप के साथ घूमता था। रायचंद फैमिली इतनी खुश थी कि उन्होंने प्रतिदिन पूजा की और अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाया। तन्मय ने सोचा कि उसे किसी ऐसी लड़की से प्यार हो गया होगा जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन कुछ टाइम तक देखने के बाद उसने अमित को किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था और न ही उसने किसी और लड़की के करीब जाने की कोशिश की थी। दोनों वीआईपी रूम में लौट आए। कमरे में सब बातें कर रहे थे। हम नहीं जानते कि वर्मा फैमिली से यंग मिसेस वर्मा किस तरह की इंसान है। ये प्रिया जैन के लिए अफसोस की बात है। मैंने उसे पहले भी इधर उधर देखा है। वो एक सुंदर महिला है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एक दयालु इंसान है। मैंने सुना है कि यंग मिसेस वर्मा एक स्ट्रीट गैंगस्टर हुआ करती थी। उसने अपनी सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। जब से वह वर्मा फैमिली में लौटी तो उसने बुरे तरीके से बिहेव करना जारी रखा और पूरी तरह से चालाक है। वो गाली गलौज के साथ बोलती है और हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। वर्मा फैमिली का इरादा उसे फॉरेन भेजने का था ताकि उससे फैमिली का अपमान न हो। हालांकि ओल्ड मिस्टर वर्मा इससे राजी नहीं थे, इसलिए उसने अपने ग्रैपी के स्थान पर रहना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वर्मा फैमिली अपनी पोती के रूप में इस तरह की इंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। 2 महीने पहले ही हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक जनता के लिए कोई अनाउंस नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। वह पक्का है। ये सिर्फ एक जंगली चिड़िया का मामला है जो फीनिक्स के घोंसले में जाने के लिए लकी है। वो खुद कभी फीनिक्स नहीं बनेगी। तुमने क्या कहा? यदि तुम्हें हिम्मत है तो तुमने जो कहा है उसे रिपीट करके दिखाओ। अमित वीआईपी रूम में घुस गया और उस लड़की को पकड़ लिया जो पहले बात कर रही थी। उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। अमित, तुम क्या कर रहे हो? उसने तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए क्या किया और तुम लोगों को क्यों पीट रहे हो? तन्मय तुरंत उसके पास गया और लड़ाई को रोकने की कोशिश की। इन शब्दों जंगली चिड़िया ने अमित के दिमाग को गुस्से से भर दिया। वो सही तरीके से नहीं सोच सकता था। उसने लड़की को एक और जोरदार किक दी। अगर रितिका वर्मा एक जंगली चिड़िया है तो तुम क्या हो? तुम उसकी साइडकिक बनने के लायक भी नहीं हो। तन्मय ने आखिरकार समझ लिया कि रितिका ही अमित के इतने गुस्से में होने का कारण थी। वो यंग मिसेस वर्मा थी जो अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी थी। अजीब, अमित की मुलाकात रितिका से कब हुई थी? क्या रितिका नाम की लड़की अमित को चुपके से प्यार हो गया था? बाकी सभी ने भी सिचुएशन को कम करने की कोशिश की। अमित, रागिनी को पता नहीं था कि यंग मिसेस वर्मा तुम्हारी दोस्त है। वो बस कुछ बकवास कर रही थी। प्लीज इसे दिल पर न लें। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुमको खुश होना चाहिए। आइए कुछ छोटी छोटी बातों पर दिन खराब न करें। अमित एक जिद्दी आदमी था। हालांकि वह पीछे रखा जा रहा था, उसने अपना पैर ऊपर उठाया और एक और लात मारी। खो जाओ तुम डायन। यहाँ बकवास करना बंद करो। रागिनी को एक लाडली यंग मालकिन के रूप में पाला गया था। उसे न तो कभी पीटा गया था और न ही इंसल्ट की गई थी। उसने आंसुओं से अपना चेहरा ढक लिया और वीआईपी रूम से बाहर भाग गई। उनके जाने के बाद वीआईपी रूम में माहौल शांत हो गया। जो हुआ उससे अमित अभी भी नाखुश था। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी को रितिका के बारे में बुरा बोलते हुए सुना था। आखिरकार वह समझ गया कि क्यों वो हमेशा खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और दूसरों को उसे नीचा दिखाने से रोक रही थी। अब वो एक सुखी और साथ देने वाली फैमिली होने के लिए लकी फील कर रहा था। और वह, जो कम लकी थी, उसे खुद को साबित करने और अपनी खुशी के लिए लड़ने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस विचार पर
अमित अब ऋतिका के पहले की बातचीत के शब्दों पर नाराज नहीं था। 42 वाइन ना पीने का दिखावा क्यों? अमित के उस फोन को काटने के बाद ऋतिका दौड़कर गई और उसने कैलेंडर को चेक किया। ये 15 मई था। दरअसल यह अमित का बर्थडे था। अमित के उस फोन को काटने के बाद ऋतिका दौड़कर गई और उसने कैलेंडर को चेक किया। ये 15 मई था। दरअसल यह अमित का बर्थडे था। उसने जल्दी से एक हरे रंग की अट्रैक्टिव ड्रेस पहन गई जिसमें सफ़ेद ब्रांचेज का डिज़ाइन था। इस ड्रेस में वह काफ़ी यंग और एलिगेंट लग रही थी। उसने बेतरतीब ढंग से एक मोती की एक्सेसरी और अपना स्लिंग बैग पकड़ा। वह बाहर जाने के लिए तैयार थी। देर हो चुकी है और तुम अभी भी बाहर जा रही हो। ओल्ड मास्टर गुप्ता चिंतित थे। वह सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से तैयार थी और यहाँ तक कि अपना स्लिंग बैग भी साथ ले आई। ऋतिका ने सिर हिलाया। मम्मा, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। उसने 9 हेवन में एक पार्टी रखी है और मुझे साथ में इनवाइट किया है। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने उस पर भरोसा किया और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह देर रात कुछ घटिया जगहों पर जाएगी। मैं किशन से तुमको वहां भेजने के लिए कहता हूँ। थैंक्स, ग्रैपी। ग्रैपी की जगह पर रहना कंफर्टेबल था। एकमात्र प्रॉब्लम पहुंच की थी। अब जबकि वह अभी भी कम उम्र की थी, वह अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकती थी। हालांकि वह गाड़ी चलाने के लिए किसी और का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती थी, लेकिन उसे अपनी यूनिक आइडेंटिटी के बारे में पता था। और चूंकि वह अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी थी, इसलिए हर कोई उसे करीब से देख रहा था। वह मीडिया की हेडलाइन में रहती थी, जरा सी भी गलती पर मीडिया आसानी से बौखला जाता था। 9 हेवन हाई क्लास के लोगों के लिए एक क्लब था। क्लब बिना किसी स्टैट्स के किसी को भी एंट्री नहीं करने देगा। यहाँ तक कि सिचुएशन के अलग अलग स्टेटस भी थे। बिजनेस वर्ल्ड के रिचमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर और सिटी के कुछ लो प्रोफाइल रिचमैन थे। अंकल किशन ने ऋतिका को 9 हेवन में भेजा। ये केवल मेंबर्स के लिए एक क्लब था। किसी मेंबरशिप कार्ड के बिना किसी को भी एंट्री करने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कि वो एक मेंबर के साथ न हो और गेस्ट के रूप में एंटर न करे। ऋतिका ने अमित को एक कॉल किया और बहुत जल्दी ही उसका कॉल उठा लिया गया। मैं 9 हेवन के एंट्री गेट पर हूँ और मैं किसी मेंबर के कार्ड के बिना एंट्री नहीं कर सकती। आओ और मुझे ले आओ, ऋतिका ने कहा। अमित हैरान रह गया और उसे रिएक्ट करने में कुछ सेकंड लगे। रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए बाहर आ रहा हूँ। फिर हवा के झोंके की तरह से वो वीआईपी रूम से बाहर निकल गया। वीआईपी रूम में हर कोई अमित के ऐसे बिहेव से कंफ्यूज था। आज अमित के साथ क्या गलत है? कुछ देर पहले वह एक कोने में बैठकर अकेले ड्रिंक कर रहा था। यह उसके बर्थडे की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था और अब वह फिर से हवा के झोंके की तरह गायब हो गया है। तन्मय ने अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि उसका एक दोस्त आ गया है। बातचीत के कुछ ही मिनट में सेकंड यंग मास्टर रायचंद एक खूबसूरत और यंग लेडी को वीआईपी रूम में ले जा रहा था। लड़की ने इस सीजन की लेटेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो वर्मा कॉरपोरेशन की जो रामस्ट की शॉप की ड्रेस थी। ड्रेस सुंदर और मनमोहक थी। कॉलर के नीचे से सफ़ेद फूलों वाली ब्रांचेज थी जो खिले हुए फूलों के साथ नीचे तक फैले हुए थे। सेकंड यंग मास्टर रायचंद खुश लग रहा था। उसने ऋतिका का हाथ पकड़ा और उसका इंट्रोडक्शन कराया। यह मेरी दोस्त है, ऋतिका वर्मा। इस इंट्रोडक्शन के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए। अभी कुछ टाइम पहले ऋतिका की वजह से अमित ने एक और लड़की को पीटा था। अब ऋतिका यूनिक्सेप्टेड तरीके से उनके सामने आ गई। उनके लिए और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि ऋतिका सच में उन रयुमा से बहुत अलग दिख रही थी जो उन्होंने पहले सुनी थी। वो किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं दिखती थी जो बुरे तरीके से बिहेव करता था और निश्चित रूप से एक चतुर इंसान की तरह नहीं दिखती थी। ऋतिका मुस्कुराए और उसने सभी को ग्रीट किया। हेलो। तन्मय शांत रहा। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं तन्मय मलिक हूँ, जो अमित का अच्छा दोस्त है। मलिक फैमिली और रायचंद फैमिली के बीच क्लोज रिलेशन थे। ओल्ड मास्टर मलिक और ओल्ड मास्टर रायचंद एक ही पॉलिटिकल कमिटी में काम करते थे। अपनी पिछली लाइफ में
तन्मय ने रितिका को अमित के साथ उसके रिलेशन के कारण नापसंद किया था। यहाँ तक कि उनकी उससे कई बहस भी हुई थी। रितिका की वजह से अमित और तन्मय के रिश्ते में खटास आ गई। जब अमित जेल गया तो तन्मय ने रितिका से लास्ट मुलाकात की और उसे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, रितिका ने उसको रिप्लाई किया। वो तन्मय से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी। वो जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया वह अमित की भलाई के लिए था। यहाँ तक कि जब उनकी दोस्ती में खटास आ गई तब भी तन्मय ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सच में रितिका ने एक वफादार दोस्त होने के लिए तन्मय की तारीफ की। जब तन्मय ने अपनी बात को खत्म किया तो बाकी सभी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। रितिका को जल्द ही वीआईपी रूम में सभी की याद आ गई और उसे उनमें कुछ के बैकग्राउंड्स के बारे में भी पता था। उनमें से कुछ अमित के करीबी दोस्त थे जो उसके साथ ही बड़े हुए थे। कुछ अमीर फैमिली की यंग मास्टर्स और यंग मिस्ट्रेस थीं। रूम में सभी लोग एक अमीर फैमिली से आते थे। अमित के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी और हर कोई अनुमान लगा सकता था कि उनके बीच कुछ चल रहा था। वे सभी रितिका से दोस्ती करने लगे। सेकंड यंग मास्टर रायचंद ने माइक्रोफोन पकड़ा और बोलना शुरू किया। रितिका अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी है। प्लीज उसकी देखभाल करें और उसे अपनी गाइडेंस दें। मैं अमित इसके लिए पर्सनली सभी को थैंक्स देता हूँ। सबने हामी भरी। रितिका की एक खास पहचान थी। उसे सिटी में हाई क्लास के लोगों के साथ बातचीत करने या उससे जुड़ने का अवसर नहीं मिला। वो इस अवसर के लिए अमित की आभारी थी। क्या मैं सजेस्ट दे सकता हूँ कि हम देर से आने वाले को 3 गिलास वाइन के साथ पनिश करें? उसे देर हो गई थी और उसने हमारे दूसरे यंग मास्टर रायचंद को वेट कराया। उसे एक कोने में बैठकर अकेले ही वाइन पीनी पड़ी। क्या आप सहमत हैं? तन्मय ने 3 गिलास एक सीधी लाइन में रखे और प्रत्येक गिलास में रेड वाइन डालना शुरू कर दिया जब तक कि वे पूरी तरह से भर नहीं गए। अरे तन्मय, क्या तुम रितिका के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो पहली बार हमारी मीटिंग में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा वो सिर्फ एक लड़की है। आप उसे इतनी कठोर सजा कैसे दे सकते हैं? रितिका के पास बैठी लड़की ने असंतोष से तन्मय को देखा। रितिका के लिए बोलने वाली लड़की टीना बंसल थी। उसके इंट्रोडक्शन के दौरान रितिका ने देखा कि वह एक काइंड, सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की थी। उसे इस लड़की के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग थी। बंसल फैमिली पॉलिटिक्स में थी। हालांकि टीना के ग्रैपी एक आर्मी बैकग्राउंड से थे। हालांकि रायचंद फैमिली के रूप में प्रभावशाली नहीं है, टीना के ग्रैपी ने भी आर्मी फोर्स में एक हाई पोस्ट ली थी। वह बहुत छोटी उम्र से ही अपने ग्रैपी के साथ रहती थी। इस प्रकार वह अमित के भी बहुत करीब थी क्योंकि वे एक साथ बड़े हुए थे। टीना ने लिंग्विस्टिक स्टडीज पर ध्यान फोकस किया। जब अमित अपने पिछली लाइफ में जेल गया था तो टीना पहले से ही एक फेमस डिप्लोमेटिक ऑफिसर थी। ये सही है। रितिका एक लड़की है, तुम उसे इतनी कड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? क्या तुम एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना जानते हो? अमित ने तन्मय को लात मारी। तन्मय हंसा। अमित के ऑपोजिट, मैं नहीं जानता कि एक जेंटलमैन कैसे बने। वह सबसे अच्छा से जानता है। अमित, तुम उसके हीरो क्यों नहीं बन जाते और उसकी ओर से वाइन पी लो? बिल्कुल नहीं। यदि अमित रितिका की ओर से पीता है तो ये केवल 3 गिलास वाइन नहीं हो सकता। उसे सही सौदा करने के लिए कम से कम 6 गिलास वाइन पीनी चाहिए। क्या तुम सहमत नहीं हैं? हाँ, 6 गिलास वाइन। और रितिका को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वाइन के गिलास भरने चाहिए। रेड वाइन अच्छी है, व्हाइट वाइन और भी बेहतर होगी। उद्धरण चिन्ह। वीआईपी रूम में मौजूद सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। खुशनुमा माहौल था। रितिका एक अच्छी शराब पीने वाली थी। रेड वाइन के बस कुछ गिलास उसे आसानी से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन जब हर कोई इस तरह बात कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसके और अमित के बीच कुछ चल रहा है। ये शराब न पीने का दिखावा क्यों? तुम स्ट्रीट गैंगस्टर हुआ करती थी, है ना? मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि गली के गैंगस्टर आपस में झगड़ते हैं, स्मोकिंग करते हैं और शराब भी पीते हैं। सिर्फ कुछ गिलास वाइन पीना तुम्हारे लिए मुश्किल काम कैसे हो सकता है?
जब सब खुशी खुशी बातें कर रहे थे तो एक तीखी और चिड़चिड़ी आवाज ने सभी को रोक दिया। च43 आश्रय में पलने वाले अलग बिहेव करते हैं। पूरे वीआईपी रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। रुया, हम सब बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं। तुमको बुरा क्यों लगना है? रितिका ये दिखावा नहीं कर रही थी कि वह बिल्कुल भी नहीं पी सकती, टीना ने कहा। फिर उसने रितिका का हाथ पकड़ लिया और आगे बोलना जारी रखा। रुया आमतौर पर इस तरह बोलती है। प्लीज इसे दिल पर मत लेना। रितिका ने मदद करने के लिए टीना के इशारे की सराहना की। उसने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। रुया रैना से लेटे हुए ये बात नहीं ले जा सकी। उसने उसे डांट लगाई। क्या तुमको लगता है कि मेरे बोलने का तरीका बुरा है? मैं बस सच बोल रही हूँ। ये सच है कि वह स्ट्रीट गैंगस्टर हुआ करती थी, है ना? अमित ने बची हुई शराब को अपने गिलास में से पी लिया। क्या ये तुम्हें परेशान करता है कि रितिका पी सकती है या नहीं? मैं उसकी ओर से पीकर खुश हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बिच? उसने गुस्से से कहा। रुया गुस्से से पीली पड़ गई। उसने रितिका की ओर इशारा करते हुए कहा, अमित, तुम्हारा क्या मतलब है? हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इस जंगली चिड़िया के लिए आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? आप? रुया गुस्से से पीली पड़ गई। उसने रितिका की ओर इशारा करते हुए कहा, अमित, तुम्हारा क्या मतलब है? हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इस जंगली चिड़िया के लिए आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? आप? तुमने जंगली चिड़िया किसे कहा था? वीआईपी कमरे में भीड़ के बीच से एक ठंडी, चुभने वाली आवाज आई। हर कोई रितिका को देखने के लिए मुड़ा, केवल मंद रोशनी को उसके फीचर चेहरे पर छाया डालते हुए देखा, जिससे वह और भी विशिष्ट और तेज हो गई। रुया की रीढ़ की हड्डी ठंड से टूट गई। ज्यादा घमंडी मत बनो। क्या तुमको सच में लगता है कि तुम असली मिसेस वर्मा हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम वर्मा फैमिली में लौट आई हो? वे शायद तुमको परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो वे इस मामले में ऑफिशियल अनाउंस कर देते। क्या तुम रैना फैमिली की ओर से बोल रही हो? क्या रैना फैमिली ने तुम्हें बोलना सिखाया है? रितिका ने अपने फोन को हाथ से सहलाते हुए कोल्डली उसे देखा। माहौल तेज बना रहा। सड़क पर चलने वाले हर इंसान को पता होगा कि रितिका का उसके शब्दों से क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था कि आखिर वह एक आसान इंसान नहीं थी। रुया, जो अपने शब्दों के पीछे का मतलब नहीं समझ पा रही थी, उसने देखा कि हर किसी के हाव भाव में अचानक बदलाव आ गया था। उसका एक बुरा पूर्वाभास था। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? वह ठिठक गई। रितिका टीना के पास से गुजरी और रुया की ओर झुक गई। वह धीरे धीरे बोली, उसने हर एक शब्द पर जोर दिया। स्पेशली कुछ भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कहे जा सकते हैं और कुछ बोलने के लिए नहीं होते हैं। तुम्हारी बात लोगों को पता चले तो अच्छा नहीं होगा। इससे रैना फैमिली की रेप्यूटेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या तुम नहीं मानोगी? इस टाइम रुया को एहसास हुआ। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने उसे खोजने में कुछ प्रयास किए, और हर कोई जानता था कि उसने उसे अपनी पोती के रूप में एक्सेप्ट किया था। हालांकि वर्मा फैमिली ने रितिका की वापसी के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं की थी और वह अभी अपने ग्रपी के साथ रह रही थी। अगर ओल्ड मिस्टर वर्मा को रुया की बात सुनने को मिली, तो वह इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। गोयनका फैमिली सीन में आ जाएगी। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, वर्मा फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने के लिए गोयनका फैमिली को मीडिया और जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। इससे उसका बिल्कुल भी भला नहीं होगा। कमरे में तनाव को कम करने के लिए तन्मय ने ये कहकर बीच में बाधा डाली, अमित, तुमने केवल एक गिलास शराब पी है। पीने के लिए अभी 5 और है। क्या तुम कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचते? टीना ने कहा, तन्मय, तुमसे गलती हुई होगी। रितिका की ओर से अमित हमेशा ज्यादा पीने के लिए तैयार है। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपना ध्यान रुया की ओर लगाया। कोई बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ कुछ गिलास वाइन है। अमित ने टेबल पर रखे गिलासों को उठाया और बाकी के 5 गिलास एक के बाद एक निगल लिए। बढ़िया, तन्मय ने उसकी सराहना की और उसका उत्साह बढ़ाया।
अमित, तुम्हारे पास बहुत दृढ़ संकल्प और साहस है। आ जाओ, तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें एक टोस्ट देता हूँ। अमित के पास बैठे सुमित ने उसे टोस्ट देने के लिए अपना वाइन ग्लास पकड़ रखा था। दोस्तों, अमित को धमकाना बंद करो। हालांकि वह थोड़ा धक्का मुक्की करने वाला हो सकता है, उसे खाने पीने के लिए कुछ टाइम दें और उसे अपनी सांस तो पकड़ने दें। रितिका ने उसका मजाक उड़ाने के साथ कहा। उसने अमित के प्लेट में मांस का एक पीस रखा और फिर बाकी के लिए भी ऐसा ही किया। पीने के साथ जाने के लिए कुछ खाना है। खाली पेट वाइन पीना ठीक नहीं है। तुमने पुशोवा किसे कहा? अमित ने गुस्से से पूछा। रितिका ने अपना बाउल सूप से भर दिया। तुम अपनी फैमिली में दूसरे नंबर पर हैं, है ना? क्या इससे तुमको धक्का नहीं लगता? अमित कुछ देर के लिए अवाक रह गया। फिर उसने झिझकते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी फैमिली में नंबर 2 हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई धक्का मुक्की नहीं हूँ। हर कोई देख सकता था कि अमित उसकी बातों पर कितना गुस्से में था, और फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि रितिका सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही थी। वह सच में एक पुशोवा था। इस समय रूया ने वाइन का गिलास रितिका की ओर रखा। मैं तुम्हें एक टोस्ट देती हूँ। रितिका ने जानबूझकर उसकी इग्नोर किया। वह टीना से बात करने के लिए मुड़ी। रूया गुस्से में थी, लेकिन उसने बेचारी बनने करने की कोशिश की जिससे उसे अजीब लगा। मैंने तुम्हें एक टोस्ट दिया, लेकिन तुमने मुझे अनदेखा कर दिया। तुम सिर्फ असभ्य हो रही हो। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने आखिरकार पलटकर उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे आपका टोस्ट सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि तुम इसे चाहती थी? इसका कोई मतलब नहीं है, है ना? अपनी ठंडी आवाज और मजाकिया लहजे के साथ रितिका के शब्दों से रूया ने खुद पर कंट्रोल खो दिया। वो अब बेचारी बनने की एक्टिंग नहीं कर सकती थी। तुम बस डरती हो कि एक स्ट्रीट गैंगस्टर की तुम्हारी पिछली पहचान उजागर हो जाएगी, इसलिए तुम ये दिखावा कर रहे हैं कि तुम शराब के नशे में नहीं हो। रितिका फूट फूट कर हंस पड़ी। ऐसा कोई अमित का दोस्त कैसे हो सकता है? अगर कोई जो शराब पीना जानता है वह स्ट्रीट गैंगस्टर है, तो क्या तुम भी स्ट्रीट गैंगस्टर हो क्योंकि तुम पी सकती हो? गिलास को पकड़े हुए रूया का हाथ कांप उठा। तुम, रितिका ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में सही कह रहे हैं कि मैं एक स्ट्रीट गैंगस्टर हुआ करती थी। तो उसका तरीका डराने वाला हो गया। बेहतर होगा कि तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ, अन्यथा मैं गलती से तुम पर कुछ गैंगस्टर ट्रिक्स का आजमा सकती हूँ। यह अच्छा नहीं होगा। रूया हताश हो गई, लेकिन रितिका के शातिर रूप के साथ उसने उसे शब्दों से चुनौती देना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। सभी बातों का सामना करने में असमर्थ, रूया आंसू बहाते हुए वीआईपी रूम से बाहर निकल गई। वह आखिर में चली गई है। हम अब खुद का आनंद ले सकते हैं, टीना ने कमेंट किया। अमित ने बुदबुदाया, वह सिर्फ पागल हो रही है। रितिका ने उसे नाराज नहीं किया और फिर भी वो हमेशा रितिका को ही चुनती है। कमरे के लोग फिर से पीने लगे। टीना रितिका की ओर झुकी और पूछा, क्या तुम गोयनका फैमिली को जानती हो? गोयनका फैमिली? रितिका ने सिर हिलाया। गोयनका फैमिली भी एक आर्मी फैमिली थी, लेकिन हाल के सालों में उनमें कुछ बदलाव आए हैं। रूया के पिता मनोज रैना ने गोयनका फैमिली में शादी की और अपने करियर को बढ़ाने के लिए परिवार के आर्मी बैकग्राउंड का लाभ उठाया। वो मनोज रैना की नाजायज बेटी है और जब वो 10 साल की थी तब उसे गोयनका फैमिली में लाया गया था। पहले ही 5 साल हो चुके हैं। हालांकि मनोज अपनी बेटी से प्यार करता है, लेकिन गोयनका फैमिली उसे रिजेक्ट कर देती है। मनोज के सपोर्ट के कारण वह घमंडी बिहेव करती है। गोयनका फैमिली भी एक आर्मी फैमिली थी, लेकिन हाल के सालों में उनमें कुछ बदलाव आए हैं। रूया के पिता मनोज रैना ने गोयनका फैमिली में शादी की और अपने करियर को बढ़ाने के लिए परिवार के आर्मी बैकग्राउंड का लाभ उठाया। वो मनोज रैना की नाजायज बेटी है और जब वो 10 साल की थी तब उसे गोयनका फैमिली में लाया गया था। पहले ही 5 साल हो चुके हैं। हालांकि मनोज अपनी बेटी से प्यार करता है, लेकिन गोयनका फैमिली उसे रिजेक्ट कर देती है। मनोज के सपोर्ट के कारण वह घमंडी बिहेव करती है। रितिका ने आह भरी। सच में, जिन्हें आश्रय देकर पाला जाता है,
वे अलग तरह से बिहेव करते हैं। रितिका को तब एहसास हुआ कि उसने कहा था कि रुया रैना फैमिली से थी। वह शर्मनाक था। रुया सही मायने में गोयनका फैमिली से थी। टीना जोर से हंस पड़ी। ये सही है। रुया एक बिगड़ेल बच्ची है। वह सोचती है कि पूरी दुनिया को उसकी बात सुननी चाहिए। सच में रुया और अमित का रिश्ता था। रितिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमित का उसके साथ कोई रिश्ता है। 44 बर्थडे गिफ्ट। रितिका के रिएक्शन से टीना खुश हो गई। जब रुया को गोयनका फैमिली में भेजा गया था तो गोयनका फैमिली में से कोई भी पसंद नहीं करता था और साथ ही उसकी नाजायज पहचान को तुच्छ समझते थे और उसे धमकाते थे। और अमित, जैसा कि हम सभी उसे लापरवाह होने के लिए जानते थे, एक दिन उसके लिए खड़ा हुआ। उसने रुया के धमकाने पर उस बच्चे पर तब तक हमला किया जब तक कि वह जमीन से नहीं उठ सका। तब से किसी ने भी उसे फिर कभी धमकाने की हिम्मत नहीं की। रुया के लिए वो हमेशा सोचती थी कि वह एक प्रिंसेस है, इसलिए उसने अमित को उसके प्रिंसेस के रूप में पहचाना जो उसे बचाने के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। उसके बाद उससे बात करने वाली किसी भी लड़की से उसकी दुश्मनी होने लगी। उसने उसे बताया, क्या इसीलिए वो मुझसे दुश्मनी रखती थी? क्योंकि वह मुझसे जेलसी करती थी। रितिका हकलाने लगी। टीना को लगा कि रितिका एक बहुत ही दिलचस्प लड़की है। वो उसे पसंद करती थी। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हैं, टीना ने उत्तर दिया। वह सिर्फ एक जवान लड़की है। आजकल के बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा इम्च्योर बिहेव करते हैं। रितिका ने आह भरी। उसने अमित पर एक नज़र डाली, जो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा था। उसने अपने बालों को काले रंग से रंगा हुआ था। डिम लाइट के नीचे वो लगभग उसके सिर के ऊपर एक ओरा को चमकते हुए देख सकती थी। उसके पास बादाम के आकार की आंखों की एक जोड़ी थी जो मनमोहक लग रही थी। वाइन पीने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था और वो काफी यंग और अट्रैक्टिव युवक लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आसानी से यंग लड़कियों से तारीफ प्राप्त कर सकता था। वह सिर्फ एक जवान लड़की है। आजकल के बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा इम्च्योर बिहेव करते हैं। रितिका ने आह भरी। उसने अमित पर एक नज़र डाली, जो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा था। उसने अपने बालों को काले रंग से रंगा हुआ था। डिम लाइट के नीचे वो लगभग उसके सिर के ऊपर एक ओरा को चमकते हुए देख सकती थी। उसके पास बादाम के आकार की आंखों की एक जोड़ी थी जो मनमोहक लग रही थी। वाइन पीने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था और वो काफी यंग और अट्रैक्टिव युवक लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आसानी से यंग लड़कियों से तारीफ प्राप्त कर सकता था। टीना ने मजाक में उसकी कमर पर हाथ फेरा, ऐसा मत बोलो जैसे तुम इतनी बूढ़ी हो। रितिका ने उसे एक सीरियसली लुक दिया और कहा, मेरा शरीर फिजिकली 15 साल का है, लेकिन मेरे पास 25 साल की आत्मा है। बेशक, टीना को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने रितिका को हल्का सा धक्का दिया। मेरे साथ मजाक करना छोड़ो। हो सकता है कि तुम मुझसे इस तरह का मजाक उड़ाने की तुलना में कुछ अधिक विश्वास लायक करना चाहें। रितिका ने सिर हिलाया। लाइफ सब अकेलेपन के बारे में है। मेरे सच बोलने के बाद भी कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। टीना की हंसी फूट पड़ी। चले जाओ। अकेलेपन के बारे में बात करने के लिए तुम कितनी साल की हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? टीना की हंसी फूट पड़ी। चले जाओ। अकेलेपन के बारे में बात करने के लिए तुम कितनी साल की हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? रितिका भी हंस पड़ी। अपनी पिछली लाइफ में वह अपनी फीलिंग के अनुसार फ्रीली रिएक्शन देती थी। अपने रिबर्थ के बाद से वह गहरी नफरत के साथ लौटी थी। उसने अपनी असली फीलिंग को कंट्रोल करना और उसे छिपाना सीखा। टीना का कैरेक्टर कंफर्टेबल था और रितिका ने खुद को उसके करीब महसूस किया जैसे कि वे एक दूसरे को लंबे टाइम से जानती हों। दोनों खुशी खुशी बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे सोसाइटी में हाल की न्यूज के बारे में गपशप कर रहे थे। हालांकि रितिका सिटी के अमीर फैमिली के बारे में अपनी जानकारी देने के टीना के इरादे का पता लगा सकती थी, हालांकि उसने इसे सूक्ष्म तरीके से किया।
रितिका अपने दिल की गहराइयों से सच में आभारी थी। उसे पता लगाने का मौका नहीं मिला और न ही किसी ने उसे बताया कि उसे सिटी की इन अमीर फैमिली के बारे में क्या जानने की जरूरत है। हालांकि वह अपनी पिछली लाइफ में 10 साल उनके बीच रही थी, लेकिन उसके पास इस शकल में एंटर करने का कोई रास्ता नहीं था। टीना ने कमरे के आसपास के लोगों को देखा। उसने उन लड़कों की ओर देखा जो खुशी खुशी वाइन पी रहे थे और कहा, हालांकि ये लोग पहली बार में घमंडी लग सकते हैं, जब आप उन्हें बेहतर तरीके से जानेंगे तो आप पाएंगे कि वे एक वफादार ग्रुप हैं और अच्छी फीलिंग से भरे हुए हैं। बेशक रितिका को इसके बारे में पता था। तन्मय एक वफादार दोस्त का एक अच्छा उदाहरण था, और जो लोग उसके साथ रहते थे वे नेचुरली से भी ऐसे ही क्षमता के होंगे। टीना ने आगे बोलना जारी रखा, चूंकि अमित ने ऑफिशियल से तुमको ग्रुप से मिलवाया है, तुम भी अब से ग्रुप का हिस्सा होंगी। हम चाहते हैं कि फ्यूचर के एक्टिविटी और पार्टी में हमारे साथ शामिल हों। तुम्हारे पास हमें रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। रितिका इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। इस ग्रुप में शामिल होने का मतलब सोसाइटी में अपने रिलेशन बनाने में उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बेशक वो मना नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, उसने जवाब दिया। अरे हाँ, अगले महीने के दूसरे दिन मेरा बर्थडे है। मैं एक मिनी पार्टी रखूंगी, तुम्हें आना ही होगा। रितिका को टीना के दोस्तों के इस ग्रुप के करीब आने में मदद करने के प्रयास के बारे में पता था, इसलिए उसे मिनी पार्टी में इनवाइट किया। ये पहली बार था जब रितिका को अपने रिब के बाद से कोई ऑफिशियली इनविटेशन मिला था। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। उस रात सभी ने खूब एंजॉय किया। उन्होंने बहुत मज़ा किया और सभी ने अपना पेट अच्छे से भरा। जब उनमें से अधिकांश नशे में धुत होने लगे तो रितिका ने एक वेटर से कुछ गर्म चाय लाने की रिक्वेस्ट किया। यह उन्हें अगले दिन हैंगओवर होने से रोकेगा। जैसे ही वे लगभग 11 बजे वहां से निकले, सभी ने जाने से पहले रितिका के साथ कनेक्ट नंबरों को आपस में बदल लिया। यह उनके ग्रुप में शामिल होने की एक्सेप्टनेस का एक रूप भी था। एक वेटर ने नशे में धुत अमित को 9 हेवन से बाहर निकालने में मदद की और उसका गाइडेंस किया। जब वे क्लब के पेंट्री गेट पर पहुंचे तो रितिका ने अमित को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने अचानक रितिका को गले लगा लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। रितिका, ओह मेरा बर्थडे, तुमने नहीं अभी तक मुझे बर्थडे की विश दी है। रितिका ने उसे धक्का देने की कोशिश की और उसे खुद को बैलेंस करने में मदद की। हालांकि अमित बहुत नशे में था और खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। वह ठीक वापस रितिका की बाहों में गिर गया। जल्दी करो, मुझे बर्थडे की विशेष। ठीक है, मेरी ओर से तुम्हें बर्थडे की बधाई हो। कर लेंगे, रितिका ने अधीरता से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमित एक कदम आगे बढ़ेगा। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये काफ़ी नहीं है। मुझे सिर्फ हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए काफ़ी नहीं, मुझे बर्थडे का गिफ्ट चाहिए। रितिका ने अपने कंधे पर दर्द महसूस किया। उसने अमित को शांत करने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अमित, तुम कुत्ते के साल में पैदा हुए होंगे। नहीं, मैं कुत्ते के साल में पैदा नहीं हुआ था। मैं भेड़िए के वर्ष में पैदा हुआ था, एक रोता हुआ भेड़िया, और मैं जा रहा हूँ। अमित ने अचानक अपना मुंह चौड़ा किया और भेड़िए के रोने की आवाज़ निकली। फिर वह उसके खिलाफ झुक गया, इस बार उसके चेहरे के करीब। एक शराबी आदमी शराब के नशे में उसके खिलाफ झुक गया। ये रितिका का नेचुरल रिएक्शन था कि वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसे दूर धकेल दे। अमित, क्या तुम मौत की सजा दे रहे हो? अमित ने एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव किया, उसे अपने पास पकड़कर रोने लगा। मैं मौत नहीं दे रहा हूँ। मुझे चाहिए, मुझे बर्थडे का गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। रितिका उसे नखरे करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कान के स्टड का एक पीस हटा दिया जो उसने पहना हुआ था। इसकी लाइन से जुड़े हीरे के छोटे छोटे टुकड़े और बीच में एक गुलाबी डायमंड था। उसने उसे अपने हाथों में रखा और कहा, क्या वह एक्सेप्ट करेगा? अमित ने उसे अपने कान से कान का स्टड हटाते हुए देखा। इसने उसे एयरपोर्ट के उस सीन की याद दिला दी जहां उसने उसके लिए वही किया था। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपना गुस्सा जारी रखा। बिल्कुल नहीं,
तुमको इसे मेरे लिए पहनाना होगा। रितिका ने उसके बाएं कान पर बाकी 6 कान के स्टड देखे। उस पोजीशन में गैप था जहां वह रेड डायमंड ईयर स्टड पहनता था। उसने अपने बाएं कान को छुआ और लाल हीरे के कान के स्टड को महसूस किया जो उसने अभी पहना था। फिर उसने गुलाबी डायमंड के साथ कान का स्टड लगाने में उसकी मदद की। अमित ने जब उसके कान को छुआ तो उसके हाथों से गर्मी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा उसके करीब था और उसकी गर्म सांस उसके कान के पिछले हिस्से पर पड़ी थी। वह उसके शरीर से हल्की खुशबू को सूंघ सकता था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी हार्ट बीट और तापमान दोनों ही अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ रहे थे। मेरे कान का स्टड तुम्हारे लाल हीरे के कान के स्टड जितना महंगा नहीं है। आशा है कि तुम इसका तिरस्कार नहीं करेंगे। इसे पहनाने के बाद रितिका ने एक कदम पीछे हटकर उसकी ओर देखा। कान का स्टड सुंदर लग रहा था, लेकिन इसने उसे एक बहन की तरह बना दिया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी हंसी फूट पड़ी। अमित ने अपने कान को छुआ और उसे लगा कि उसने उसके लिए जो कान का स्टड लगाया है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। 45 मुझे जाने दो। जब वो घर वापस आई तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। रितिका ने वाइन पी रखी थी और उसे कुछ मिचली आ रही थी। वह विबनम के पेड़ के नीचे आंगन में बैठी थी। वह वाइबनम के फूलों की हल्की खुशबू को सूंघ सकती थी और अपने चेहरे पर बहने वाली हवा को महसूस कर सकती थी। इसने उसे आराम से और कंफर्टेबल बना दिया। तुम इतनी देर से वापस क्यों आई? ठंडी आवाज में पूछा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज रही है। रितिका ने ऊपर देखा और अपनी आंखें मूंद लीं। उसने रेयान को अपने सामने खड़ा देखा। लाइट चांदनी के नीचे वह साफ रूप से अपने एक्सप्रेशन नहीं ला सकती थी और वह केवल उसके चेहरे को ढकने वाली एक डार्क शैडो देख सकती थी। इसने उसे एक मिस्टीरियस एहसास दिया। तुमने पी रखी है, रेयान आगे बोला। रितिका की आंखें चमक उठी। उसने जवाब दिया, मम्मा, आज सेकंड यंग मास्टर रायचंद का बर्थडे है। हम उसके लिए पार्टी मना रहे थे, इसलिए हमने कुछ ड्रिंक की। मैं वाइन को संभाल सकती हूँ और नशे में नहीं थी। अमित और कुछ बाकी दोस्त उतने अच्छे नहीं थे। वे नशे में धुत हो गए और अपना बैलेंस भी नहीं बना पा रहे थे। उसकी आवाज में कुछ एक्साइटमेंट थी। जाहिर है कि उन्होंने पार्टी में खूब एंजॉय किया। मुझे तुम्हारे रूम में तुम्हारी मदद करने दो। पीने के बाद तुम्हें हवा में बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। यह शायद वाइन का असर था। रितिका नॉर्मल से ज्यादा बचकानी हरकत कर रही थी। उसने थपथपाया और जवाब दिया, नहीं, मैं तारों को देखना चाहती हूँ और उनमें से हर एक को गिनना चाहती हूँ। किसने कहा कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं? मैं आज रात उन सभी को गिनना चाहती हूँ। रेयान उस पर हंस पड़ा। वह साफ रूप से नशे में थी और इसे स्वीकार नहीं करेगी। उसके पास उसे फिर से मनाने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छे और ओबीडिएंट बनो। बीमार होना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हॉस्पिटल में रहना होगा और अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें कुछ इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं। रितिका ने मजाकिया चेहरा बनाया। उसने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। रेयान ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी टमाटर का सूप भी बनाऊंगा ताकि तुम्हारे शरीर में शराब को फैलाने में मदद मिल सके। नहीं तो कल तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा। मम्मा, ठीक है। रितिका ने सिर हिलाया। रेयान की आवाज़ उसके कान में साफ और कुरकुरी लग रही थी। वो उससे आने वाले बांस की हल्की खुशबू को भी सूंघ सकती थी। दरअसल उसने पहले बहुत शराब पी थी, लेकिन अपने पिछली लाइफ में पिछले 10 सालों में शराब पीने के कारण उसने इसे अच्छी तरह से कंट्रोल किया। उस रात उसने जो वाइन पी थी उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। शायद ठंडी हवा में बाहर रहने के बाद शराब के असर में बढ़ोतरी हुई। रितिका ने रात के आसमान की ओर देखा। मई के महीने में आकाश हमेशा बिना लाइन के अंधेरा और विशाल दिखता था।
आकाश में लाइट तारे बिना ज्यादा चमक के थोड़ी झिलमिलाते थे। इसने अकेलेपन का आभास दिया। यही भावना उसने रेयान के साथ महसूस की थी। वह निकटता में उसके बहुत करीब था और फिर भी वह उससे बहुत दूर महसूस कर रही थी। वो हमेशा अनुमान लगाने में असमर्थ थी कि वह क्या सोच रहा था और वो हमेशा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह लग रहा था, बिल्कुल अंधेरे रहस्यमय आकाश की तरह। अनुमान लगाने के लिए हमेशा जगह थी। थोड़ी देर बाद रेयान उसकी ओर चलकर आया। आसमान से डिम लाइट के नीचे उनका फिगर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसके पीछे के डार्क सीन ने उसके ऑरा को बढ़ा दिया और वह पहले से भी ज्यादा मिस्टीरियस हो गया। उसी डिम लाइट के नीचे ऋतिका की नशे में धुत आंखें आसमान के तारों की तरह चमक उठीं जब उसने पलक झपकाए। आंखों के इस जोड़े ने उसके जवानी और उसमें थोड़ा बचकानापन प्रकट किया। वह उसकी क्यूटनेस से बहुत अट्रैक्ट था। ऋतिका ने उसके लिए तैयार टमाटर के रस का बाउल ले लिया। वह उसे अपनी नाक के पास ले आई और सूंघने लगी। तेज खट्टी स्मेल से उसे और भी ज्यादा मिचली आ रही थी। फिर उसने रेयान पर अनकंट्रोलेबल तरीके से उल्टी करना शुरू कर दिया, जो उसके बगल में बैठा था। ऋतिका ने लगातार कुछ बार उल्टी की, उसके पेट में लगभग सब कुछ खाली हो गया। वह बहुत बेहतर और कम मिचली महसूस करने लगी। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम उल्टी के बाद बेहतर महसूस कर रही हो? रेयान ने उसे बेहतर महसूस कराने की उम्मीद में थपथपाया और उसकी पीठ थपथपाई। मैं ठीक हूँ, मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। ऋतिका आखिरकार ठीक हो गई और उसने अपनी सांस रोक ली। ट्यूब की गंदी स्मेल हवा में बनी रही, जिससे वह असहनीय स्मेल पर कठोर हो गई। उसने फर्श पर गंदगी को देखना शुरू कर दिया जो उसके उल्टी करने के कारण हुई थी। तभी उसकी नज़र में एक जोड़ी बेस्ट लेदर के शूज दिखाई दिए। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसे रेयान के चारों ओर उल्टी करते देखा। उसकी शर्ट और उसकी काली पैंट पर कुछ था। तुम्हारे कपड़े। ऋतिका ने उस गंदगी को देखा जो उसने की थी और उसके लिए गिल्टी महसूस किया। बहुत अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम पर ऐसे उल्टी कर दूंगी। उसने माफी मांगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में नहा लूंगा और नए कपड़े पहनकर ठीक हो जाऊंगा, रेयान ने शांति से उत्तर दिया। ऋतिका अभी भी अपने किए पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जल्दी करो, अपने कमरे में लौट आओ और अभी बदलो। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते हो। पहले मुझे तुम्हें कमरे में लौटने में मदद करने दो। रेयान ने उसे खड़े होने में मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उल्टी के बाद ऋतिका के पैर थक गए थे और उसके पास खड़े होने की ताकत लगभग नहीं थी। वो लगभग बेलेंस खो बैठी और जमीन पर गिर गई। रेयान थोड़ा झुका और अपने शरीर को नीचे करके उसे अपनी बाहों में ले लिया। आह! ऋतिका एक झटके में हौंफने लगी। वो उसके पास पहुंची और उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल होने लगा और गर्म हो गया। रेयान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं अपने आप चल सकती हूँ। रेयान की आंखें चमक उठी और उसने जवाब दिया, योर वेलकम। इट्स माई प्लेजर। मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन की सराहना नहीं कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे सुना। ऋतिका ने उसे घूर कर देखा और दूर जाने की कोशिश में उसकी छाती को धक्का दिया। हालांकि वह पतला दिख रहा था, वह काफी मजबूत था और उसकी छाती की मसल्स अच्छी तरह से बनी हुई थी और वो उसे दूर धकेलती नहीं दिख रही थी। रास्ते में काफी मशक्कत के बाद वे उसके कमरे में पहुंचे। अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए रेयान सीधे बाथरूम की ओर चला गया और उसे बाथरूम के ठीक बाहर कुर्सी पर बिठा दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें नीचे रख दूंगा, उसने कहा। रेयान ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए हॉट बाथ तैयार करूंगा। तुम अभी कुछ ठंडी हवा के संपर्क में थे। अभी गर्म पानी से नहा लो और कल तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। वह हैरान रह गई और उसके विचारशील इशारों से उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसे उसकी देखभाल करने और उसके लिए कोमल होने से रोक सके। ऋतिका ने अपने विचारों साफ करने की कोशिश की। थैंक्स, तकलीफ के लिए माफी चाहूंगी। उसके शब्द उसे दूर रहने का इशारा कर रहे थे।
रेयान ने उसे इग्नोर की और उसके नहाने के लिए कुछ गर्म पानी तैयार करने के लिए बाथरूम में जाना जारी रखा। वह बाथरूम के अंदर से आ रहे नल से पानी बहने की आवाज़ सुन सकती थी। थोड़ी देर बाद रेयान बाथरूम से बाहर निकल गया। तुम्हारा हॉट बाथ तैयार है। मैंने पानी में लवेंडर तेल की कुछ बूंदें डाली हैं। ये तुम्हें आराम करने और तुम्हारी नसों को शांत करने में मदद कर सकता है। ये तुम्हें रात में अच्छी नींद लेने में भी मदद करता है, उसने कहा। ओह ठीक। रेयान की साफ और कुरकुरी आवाज़ सुनकर रितिका ने अपनी ध्यान ही खो दिया। उसने सीधे उसे देखने की हिम्मत भी नहीं की। रेयान के जाने के बाद रितिका ने राहत की सांस ली। ये 60 वर्ग मीटर का बाथरूम था, फिर भी उसने रेयान के सामने कमरे में दबा हुआ महसूस किया। उसने लगभग अपनी सांस रोक रखी थी और नॉर्मली से सांस नहीं ले पा रही थी। वह धीरे से बाथरूम में चली गई, अपने कपड़े उतारे और बाथटब में लेट गई। उसका शरीर गर्म पानी से घिरा हुआ था और टेम्परेचर उसके लिए बिल्कुल सही था। लवेंडर के तेल की हल्की खुशबू से उसकी नाक भर गई। यह इतना अच्छा एहसास था कि उसने खुद से धीमी आवाज में कहा, आह, यह अच्छा लग रहा है। अपने शरीर को कुछ देर पानी में भिगोने के बाद रितिका ने आराम और कोमल महसूस किया। इसने उसे द सॉन्ग ऑफ एवरलास्टिंग रिग्रेट पोम के एक पहरे की याद दिला दी, उसने जिसे ठंडे पानी के झरने के दिन स्नान के लिए पुरस्कृत किया और उसने अपने सम्राट की सेवा करने के लिए खुद के कोमल और नाजुक शरीर को आगे किया। ठीक इसी टाइम रितिका ने अपने विचारों को दूर करने के लिए अचानक अपना सिर हिलाया। सम्राट की सेवा करें। मत भूलो कि तुम अभी अपने छोटे, कम उम्र के शरीर में हो।